हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और इससे वीडियो से पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल में देखा था, और इस वीडियो के अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो एक्सटेंड करती है इलियोकेसिकल जंक्शन से लेके एनस तक। ये तो आपको अच्छे से पता है। अब बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के साइज की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बताई थी 6 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है वो है 1.5 मीटर लेंथ है लार्ज इंटेस्टाइन की। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज़्यादा मोबाइल होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन वो ज़्यादा फिक्स्ड होती है, इतनी ज़्यादा मोबाइल नहीं होती है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो डायमीटर क्या होता है, शॉर्ट होता है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। ये भी आपको पता होगा अच्छे से। मैंने आपको बताया था, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी जो मोबिलिटी होती है वो तो कम होती है, लेकिन जो उसका फिक्स्ड पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है। फिक्स्ड पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो तो क्या होता है, कम होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। फिर उसके बाद में मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर इंटेस्टाइनल विलाई एब्सेंट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो टीनिया कोलाई होती है वो प्रेजेंट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही जो अपेंडिक्स होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर जो पेयर पेचीज होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्सेंट होती है। और जो ट्रांसवर्स म्यूकोजल फोल्ड होता है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो मिडगट और हिंडगट से बनी हुई होती है। फिर उसके बाद में अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उससे क्या होगा, डिसेंट्री होगा। फिर मैंने आपको बताया था एक मूवमेंट भी होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जिसका नाम था क्या, मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन। ये सारी बातें मैंने जब डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बताया था आपको, जब ये मैंने सारी बातें बताई थी आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको डिवाइड किया गया है कैसिकम, अपेंडिक्स, कोलोन के 4 पार्ट्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। फिर रेक्टम, एनस कैनाल और एनस, इन पार्ट्स में लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया है। फिर जो प्राइमरी फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करना लार्ज इंटेस्टाइन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है। फिर ये क्या करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्टोर करके रखती है। कब तक स्टोर करके रखती है, जब तक वो हमारी बॉडी से बाहर कर नहीं दिए जाते तब तक। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अंटिल इट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी एज फीसीज। फीसीज का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कैसिकम। तो कैसिकम का जो आयुर्वेद में नाम है वो है उंडुक या पुरीशधार। तो जो कैसिकम होता है उसको हम लार्ज ब्लाइंड सैक या पाउच क्यों बोलते हैं, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम से देखो अच्छे से समझाया भी हुआ है। ये क्या है, लार्ज ब्लाइंड सैक है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कैसिकम बोलते हैं। फिर जो कैसिकम होता है वो क्या होता है, पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और जो कैसिकम होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है ह्यूमंस के अंदर। ये जो होता है कैसिकम, ये वेल डेवलप्ड किसके अंदर होता है, रैबिट के अंदर वेल डेवलप्ड होता है। इसकी जो लोकेशन होती है कैसिकम की भी लोकेशन और अपेंडिक्स है उसकी भी लोकेशन, दोनों की लोकेशन बिल्कुल सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि जो कैसिकम होता है उससे क्या होता है, अपेंडिक्स होता है वो अटैच्ड होता है। तो जो कैसिकम है इसकी भी लोकेशन राइट इलियक फोसा है, और अपेंडिक्स की भी लोकेशन है वो क्या है, राइट इलियक फोसा है। फिर उसके बाद में जो डायमेंशन है कैसिकम की वो क्या है, 6 मीटर लॉन्ग है ये, और 1.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। फिर जो कैसिकम होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कॉनिकल टाइप, इंटरमीडिएट टाइप और एम्फुलरी टाइप। इसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो कौन सा होता है, एम्फुलरी टाइप होता है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाया भी हुआ है। कॉनिकल टाइप तो कितना होता है, 13% होता है। इंटरमीडिएट टाइप कितना होता है, 9% होता है। और एम्फुलरी टाइप कितना होता है, 78% होता है। इस वजह से ये कॉमन है एम्फुलरी टाइप।
फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इट इज़ वन ऑफ दोज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट हैव ग्रेटर विथ देन लेंथ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये हमारी बॉडी में से एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी जो विड्थ होती है वो बड़ी होती है लेंथ से। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, लोअर एंड ऑफ इलियम ओपन एट इलियोकेसिकल जंक्शन। आपको पता है लोअर एंड इलियम का क्या है, इलियोकेसिकल जंक्शन है। और जो इलियोकेसिकल जंक्शन की जो ओपनिंग है उसको गार्ड कौन करता है, इलियोकेसिकल वॉल्व गार्ड करता है। ये भी आपको पता होगा अच्छे से। फिर उसके बाद में इट रिसीव्स फूड मटेरियल फ्रॉम इलियम। इलियम तो पार्ट किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये रिसीव करता है फूड मटेरियल को इलियम से, और ये पुश किसके अंदर करता है, असेंडिंग कॉलोन के अंदर पुश करता है। कौन, कैसिकम। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया भी हुआ है, इलियम से क्या आया, फूड आया। फूड किस में आया, कैसिकम में आया। और कैसिकम किसके अंदर पुश करेगा, असेंडिंग कॉलोन के अंदर उसको पुश करेगा। फिर अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो, 2 सेंटीमीटर के बिलो, किससे, कैसिकम से। इलियोकेसिकल ओरिफाइस होती है, और इलियोकेसिकल जो ओरिफाइस होती है, जो ओपनिंग होती है इलियोकेसिकल ओरिफाइस की, उससे 2 सेंटीमीटर बिलो, उसकी ओपनिंग से जस्ट 2 सेंटीमीटर बिलो क्या होती है, एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये जो वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है ये अराइस कहाँ से होती, अराइस किससे होती है, कैसिकम से अराइस होती है, ना कि ये इलियम से अराइस होती है। ये आप ध्यान रखना। ये जो इलियोकेसिकल ओरिफाइस है, जो ओपनिंग है इलियोकेसिकल ओरिफाइस की, उसके 2 सेंटीमीटर बिलो क्या होती है, एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अराइज होती है कैसिकम से। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो हमारी बॉडी का क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं है। और इसकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती है, 2 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक का होता है अपेंडिक्स। और इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। अगर अपेंडिक्स हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करवानी पड़ती है, अपेंडिक्टोमी करवानी पड़ती है। उसके अंदर जो अपेंडिक्स होता है उसको रिमूव कर देते हैं। और वैसे भी अपेंडिक्स का हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम नहीं है, वो एक तरीके से वैसे भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। इस वजह से अगर उसे हम हमारी बॉडी से हटा भी देंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद में जो इलियोकेसिकल जंक्शन है वो गार्डेड है किससे, इलियोकेसिकल वॉल्व से। ये मैंने आपको बता दिया। इलियोकेसिकल वॉल्व क्या काम आता है, ये प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स को, यानी ये जो फूड को वापस से नहीं जाने देता है कैसिकम से इलियम के अंदर, आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है वापस से। और इसको जो गार्ड करने का काम कौन करता है, इलियोकेसिकल वॉल्व, ये रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद में जो ब्लड सप्लाई होती है कैसिकम की, वो होती है एंटीरियर पोस्टीरियर कैसिकल आर्टरी। और वेनस ड्रेनेज क्या होता है, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। फिर जो नर्व सप्लाई होती है वो सिंपैथेटिक में तो कौन करता है, T11 से L1, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर वेगस नर्व करती है। जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है उन सबकी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है वो वेगस नर्व ही करती है। सिंपल सीधा याद रखने का। फिर उसके बाद में जो इलियोकेसिकल वॉल्व के बारे में हम बाकी की बातें और जानते हैं। जो इलियोकेसिकल वॉल्व होता है वो एक कैसी स्ट्रक्चर है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में जो इलियोकेसिकल की जो ओपनिंग होती है वो गार्डेड किससे होती है, इलियोकेसिकल वॉल्व से वो गार्ड होती है। फिर उसके बाद में जो लोअर एंड होता है इलियम का, वो ओपन कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकोकोलिक जंक्शन पे ओपन होता है। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ इलियोकेसिकल वॉल्व, जो स्ट्रक्चर होता है इलियोकेसिकल वॉल्व का वो कैसा होता है, वो जो वॉल्व होता है उसके अंदर तो क्या होते हैं, 2 लिप्स होते हैं और 2 फ्रेनुला होते हैं। किसके अंदर, इलियोकेसिकल वॉल्व के स्ट्रक्चर के अंदर। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट की। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या क्या है सीकम के। तो फर्स्ट अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, अम्योबियोसिस। अम्योबियोसिस कॉज कौन करता है, अम्योबिक डिसेंट्री। तो इससे क्या होता है, जो स्टूल्स होते हैं वो हमारे ब्लडी स्टूल्स होते हैं। मतलब जो स्टूल्स के अंदर से क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। अगर स्टूल्स के अंदर से खून आ रहा है तो इससे आपको क्या समझना है, आपको क्या हो चुका है, अम्योबिक डिसेंट्री हो चुकी है आपको। फिर उसके बाद में इन्फ्लामेशन ऑफ सीकम। अगर सीकम के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं,
सीएसाइटिस। फिर उसके बाद में इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस या कार्सिनोमा, ये कहाँ पर होता है, इलियोकेसिकल जंक्शन के ऊपर होता है। ये सबसे कॉमन साइट है किसकी, कार्सिनोमा की या इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस की। कार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर की। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने ब्लड सप्लाई बताई हुई है, आप अच्छे से देखो। जो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी होती है उससे ही क्या निकली हुई है, इलियोक्लोइक आर्टरी। और जो इलियोक्लोइक आर्टरी है वही एंटीरियर सीकल आर्टरी, पोस्टीरियर सीकल आर्टरी और अपेंडिकुलर आर्टरी, ये तीनों किससे निकली हुई है, इलियोक्लोइक आर्टरी से ही निकली हुई है। इट मीन्स जो मेनली ब्लड सप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी ही सप्लाई कर रहा है सीकम को। यहाँ पर ब्रांचेस वगैरह मैंने अच्छे से डायग्राम बना के मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, सीकम की और अपेंडिक्स की दोनों की ब्लड सप्लाई। अब अपेंडिक्स के अंदर मैं ये डायग्राम वापस से नहीं बताऊंगा आपको, तो आप यही डायग्राम आप अपेंडिक्स के अंदर भी बना सकते हो गाइस। यहाँ पर मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। जो एंटीरियर सीकल आर्टरी और पोस्टीरियर सीकल आर्टरी जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से निकल रही है, ये दोनों सीकम को सप्लाई कर रही है। और जो अपेंडिकुलर आर्टरी जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से निकली है वो किसको सप्लाई कर रही है, अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही है। तो गाइज आपको सीकम के अंदर इतना ही पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाता है सीकम के लिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।